हमारी पिछली कॉन्वर्सेशन में शामिक ने बताया था किस तरह पाकिस्तान जो एक पाउडर्ड केग है वो फटने वाला है। 3 अलग जगहों की मैसिव प्रॉब्लम्स, उनकी इनसाइड डिटेल्स, रीजन और कैसे वो पाकिस्तान का कोलैप्स कर रहे हैं। एक रीजन है बलूचिस्तान, दूसरा है पूरा खैबर पख्तून और अफगानिस्तान से होती हुई वॉर को, और तीसरा और रिसेंट है जो इलीगली पाकिस्तान ने कश्मीर का हिस्सा कैप्चर कर लिया था। उस हिस्से में कैसे तराही मच रही है, लोग मेडिसिन के लिए सफर कर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं। 1 लाख व्यक्ति इकट्ठा हो चुका है जो कह रहा है हम लॉन्ग मार्च तक करेंगे। पुलिस फायरिंग्स हो रही हैं और ग्लोबल इशू हो चुका है। तो पाकिस्तान को जहां से भी देखो घिरा हुआ है, फंसा हुआ है। अब अंदर की सारी बातें, रीजंस और कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं शामिक मोहित्रा जी। शामिक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और अगर आप बलूचिस्तान से स्टार्ट करें और हम पीओके में एंड करें, क्योंकि मेरे को लग रहा है पीओके लेटेस्ट है पर बलूचिस्तान में बहुत देर से चल रहा है। और मैं सिर्फ एक जानकारी ऐड कर दूं कि जो सो कॉल्ड सॉफ्ट वॉइस थी डॉक्टर महरांग बलोच, उनको भी अब कन्विक्ट कर दिया गया है। तो एक फ्रेश वेव ऑफ प्रोटेस्ट हो गया है। सो प्लीज टेक ओवर एंड बताइए पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में क्या लेटेस्ट चल रहा है, क्या पूरा सिनेरियो है। देखिए, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पीओजेके में जो सब हो रहा है, ये सारी चीजें लिंक्ड हैं। इसमें दो मुझे कॉन्टेक्स्ट नजर आते हैं जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो जो लोकल इश्यूज है, जो लोकल डेमोग्राफी है, और दूसरा जो यूएस की मंशा है इस रीजन में, और उसके साथ इंडिया और चाइना उस पर कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, कौन से फैक्टर्स ये दो देश वहां पे तैयार कर रहे हैं। और ये तीनों देश जो हैं, यूएस, चाइना, इंडिया, इनका अभी एक तरह से कह सकते हैं परस्पर द्वंद्व भी चल रहा है और कहीं पे कोऑपरेशन भी है। एक अजीब सिचुएशन है वो। अब मैं उसके कारण बता देता हूं। पहला है जो यूएस की मंशा है। लोग सोचते हैं कि यूएस पाकिस्तान को फेवर करती है, आसिम मुनीर की तारीफ होती है, पाकिस्तान को दोस्त माना जाता है, उसके प्रधानमंत्री बार बार जाते हैं व्हाइट हाउस, खिलाया पिलाया जाता है। लेकिन वास्तव में जो ऊपर दिखता है वो होता नहीं। यूएस का लॉन्ग टर्म प्लान है पाकिस्तान को तोड़ के कुछ यूजफुल राज्य बनाना, जिसमें से एक होगा जो ईरान के ऊपर अंकुश रखेगा और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को भी अंकुश रखेगा, और भारतवर्ष के वो वॉच ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक अच्छा वो घाटी बन जाएगा जो इनके पास और कहीं पे नहीं है। और वो है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान दो खंडों में विभक्त है। एक है सिस्तान, इसका रीजन जो ईरान में आता है, बाकी है जिसको ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान कहते हैं, पर उसमें एक्चुअली देखा जाए तो 4 बड़े बड़े क्षेत्र हैं, जिसमें कलात एक क्षेत्र है और भी 3 क्षेत्र हैं। ये कबाली इलाका है। यहाँ पे बलोच, तरह तरह के बलोच ट्राइब्स हैं, जो उनका सामाजिक ढांचा है वो ट्राइबल स्ट्रक्चर पे चलता है। जब ये अरब लोगों ने पहले पर्शिया पे, पारस पे आक्रमण किया और उसके बाद बलूचिस्तान पे कब्जा किया, तो यहाँ के लोग बड़े हद तक सुन्नी मुसलमान, इनको सोट के, तलवार की नोक पे बना दिया गया। लेकिन इन्होंने कभी अपना जो कबीलाई कल्चर है उसको छोड़ा नहीं। जो उनकी लोकल संस्कृति है वो अभी तक कायम है। और बलोच पाकिस्तान में जितने भी उपजातियां हैं, उनमें से बलोच वो लोग हैं जो कन्वर्शन के बाद भी हिंदुओं पे अत्याचार उन्होंने नहीं किया। और जो हमारे जो इंपॉर्टेंट शक्ति स्थल है, जैसे हिंगलाज, माता हिंगलाज का टेम्पल वहां पे है, इनकी उन्होंने सुरक्षा करी। तो बलोच जो लोग थे, ओरिजिनली उनका प्लान था कि इंडिपेंडेंट स्टेट ना हो, वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे। जो जवाहरलाल नेहरू ने उसको मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पे आक्रमण करके उसको अपने साथ अपना विलय करा लिया। बलूचिस्तान लगभग पाकिस्तान का 40% एरिया उसमें आती है। पाकिस्तान के सेंसस के मुताबिक इसमें केवल 5% आबादी पाकिस्तान की बलूचिस्तान में रहती है। लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हमेशा वो उसको डिप्रेस करके बताते हैं। रियलिटी इज क्लोजर टू 8-9%। और फिर भी आबादी बहुत कम है, इलाका बहुत बड़ा है, मिनरल रिच है, यहाँ पे नेचुरल गैस है, दूसरे भी खनिज पदार्थ हैं, मेटल्स भी हैं और प्रेशियस मेटल्स भी हैं, दोनों हैं। लेकिन यहाँ पे इसको एक एक्सप्लॉयटेशन का जरिया
या फिर जैसे एक स्ट्रेटेजिक लैंड ग्रैब इन्होंने करके रखा हुआ है, जो अमेरिका के लिए भी यूजफुल था जब वो अफगानिस्तान पे कार्यवाही कर रही थी, चाइना के लिए यूजफुल है क्योंकि सीपेक इसके थ्रू गुजरती है, ग्वादर का डीप सी पोर्ट चाइना को दिया हुआ है, तो उसको पाकिस्तानी जो तंत्र है उसका इस्तेमाल ही करती आई है। बलूचिस्तान के लोगों का जो औसत पर कैपिटा है वो पाकिस्तान के औसत पर कैपिटा का मात्र 60% है, 60%, यानी कि वो बहुत उनको गरीबी में धकेल दिया गया है। यही कहानी वैसे पीओजे में भी है, उस पर बाद में आते हैं। तो अभी मंशा क्या है कि बलूचिस्तान का जो एरिया है उसको कार्व आउट कर लिया जाए, वो यूएस का एक घाटी बना दिया जाए। और बलोच लोग जो हैं वो तो एकदम शुरू से पिछले 60 साल से वहां पे एक मुक्ति युद्ध चल रहा है, जो पिछले 10 साल से उसने तेजी पकड़ी है। पहले लोगों को लगता था कि ये भारत के धुरंधर हैं और भारत के सपोर्ट से हो रहा है, एक जमाने में अवश्य हो रहा था। खेद के साथ ये कहना पड़ेगा कि खेद इसलिए क्योंकि मेरी अपेक्षा ये नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ जरूर कि जो कांग्रेस की सरकार थी इससे पहले, उन्होंने बलोच रेबल्स की काफी मदद करी, उनमें से काफी लोगों को इंडिया में बसा के भी रखा हुआ है, मुंबई में फॉर एग्जाम्पल। लेकिन वो जो है उसको बंद कर दिया गया, वो जो सहायता हम देते थे वो बंद कर दिया गया। बट बलोच रेबेलियन जो है वो समाप्त नहीं हुआ। एक तरफ से ये प्रोटेस्ट होते आए हैं, जो अभी लेटेस्ट ईशकरण ने अभी बताया, वैसे ही प्रोटेस्ट बहुत सारे होते हुए आए हैं। लेकिन प्रोटेस्ट सिर्फ एक सतही डिस्टर्बेंस है, जो रियल चीज जो चल रहा है वो है एक, अब तो गेरिला फाइट से ऑलमोस्ट ओपन वॉरफेयर की दिशा में चला गया है। और दूसरा, हम देख रहे हैं कि ये केवल बलोच फाइट नहीं रहा है, तालिबान भी बलोच लोगों के साथ उन्होंने एक संधि करी है, ऑफिशियल एक पैक्ट किया है, और जो 5 मेन बलोच फाइटिंग फोर्सेस हैं उसके साथ टीटीपी का और अफगान तालिबान का एक संधि है। इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ हमें हाल ही में मिला जब अफगान तालिबान ने आक्रमण किया पाकिस्तान पे ड्रोन्स की सहायता से। उस पे भी हम चलेंगे बाद में, लेकिन मैं उसमें से एक विषय इसके साथ जोड़ देता हूं। उनमें से एक मुख्य आक्रमण का केंद्र था क्वेटा। क्वेटा में पाकिस्तान का 12वां डिवीजन, 12th डिवीजन वहां पे स्टेशनड है। तो फिर अगर ये लोग अलग हैं तो फिर वहां पे क्यों आक्रमण किया, किसके एड में, किसकी सहायता के लिए वहां पे उन्होंने आक्रमण किया? तो ये वही दर्शाता है कि इनका टारगेट वही है, पाकिस्तान है। और क्वेटा जो राजधानी है बलोच प्रोविंस का, उस पे अटैक किया पाकिस्तानी आर्मी की घाटी पे। किसको सहायता मिलता है उससे? तालिबान को तो नहीं मिलता, तालिबान उतना एक्टिव नहीं है बलोचिस्तान में, वो सहायता मिला इनके बलोच फाइटर्स को। दूसरी बात यह है कि अब एकदम साफ है कि बलोचिस्तान फाइटर्स के पास बहुत सोफिस्टिकेटेड हथियार आए हैं। उन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स इंक्लूडिंग अटैक हेलीकॉप्टर्स मारकर गिराया है। वो अमेरिका का कोबरा हेलीकॉप्टर इनके पास है, पाकिस्तानियों के पास है। हाल ही में अपाची भी मिला है, लेकिन कोबरा मार के गिराया है। तो इसका मतलब है इनके पास भारी तादाद में या सफिशिएंट तादाद में स्टिंगर मिसाइल्स वगैरह आ चुकी हैं। स्टिंगर भी है और रूसी इगला हथियार भी आया है। अच्छा, एक अजीब चीज हो रहा है, इस वक्त अफगान तालिबान को रूस भी मदद कर रही है, भारतवर्ष भी मदद कर रही है, और अमेरिका ने तो किया ही हुआ है अपने वेपन्स वहां पे छोड़ के। ठीक है, उन्होंने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, अरे भाई हम तो जा रहे हैं, वो वेपन्स रह गए, हम लेके जा नहीं पाए। लेकिन $85 बिलियन के हथियार अगर आप छोड़ के जाते हो तो उसका फायदा तो होता ही है ना, और वो फायदा भी होता हुआ नजर आता है। मैं एक क्वेश्चन लेना चाहता हूँ आपका, इनफैक्ट व्यू लेना चाहता हूँ। एक व्यू कहता है कि अमेरिका दुम दबा के भागा, वेपन्स छोड़ गया, इट कुड नॉट ऑर्गेनाइज अ स्ट्रेटेजिक रिट्रीट विद ऑल इट्स वेपन्स बैक। दूसरा व्यू आजकल लोग कहते हैं कि क्या यूएस जानबूझ के वेपन्स छोड़ के पूरे रीजन में गंद मचा के गया था, डिस्टेबलाइज करके गया था? क्योंकि ऐसा क्या हो गया था कि आप जो मर्जी बोले, यूएस एज ए प्रोफेशनल आर्मी, कि कोई ऐसे रिट्रीट तो हो नहीं रहा था कि आप ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं निकल पा रहे थे 2 दिन और करके। और तीसरा व्यू कहता है कि बलूचिस्तान में वो अपना इंटरेस्ट समझ गए थे, जो आप भी मेंशन कर रहे हो कि अफगानिस्तान बलूचिस्तान की मदद कर रहा है, तो कहीं तो वेपनरी का स्टॉक पाइल करना ही था। ईरान के थ्रू नहीं आ सकता था, पाकिस्तान डायरेक्टली देता नहीं, तो इसलिए छोड़ के गया। Do you subscribe to these conspiracy theories or strategic understanding which certain people are trying to suggest? बहुत सीधा साफ वो है कि अमेरिका जानबूझ के हथियार छोड़ के गई थी तालिबान के लिए। तालिबान को उन्होंने स्ट्रेंथन किया था और ये उनका एग्रीमेंट था, सीक्रेट एग्रीमेंट था, इसीलिए वो हथियार छोड़ के गई थी। और अब जो है एक रेडीमेड इतना बड़ा स्टॉक पाइल पड़ा हुआ है हथियारों का, ठीक है,
बलूचिस्तान के ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट को अमेरिका सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये स्टेट कार्व आउट हो जाता तो अमेरिका को फायदा होता है और चाइना को नुकसान होता है। सीधा बात है, सबसे बड़ा नुकसान चाइना का होगा, जिसने इस क्षेत्र में लगभग 28 बिलियन डॉलर्स ऑलरेडी निवेश कर दिया है। 40 बिलियन का टोटल करना था, लेकिन अब चाइनीज ने हाथ खड़े करके वो वहां से निकल चुकी है। पूरी तरह से नहीं निकली है, ग्वादर पोर्ट उन्होंने नहीं छोड़ा है, वहां पे अभी भी सबमरीन पेंस बने हुए हैं, जहां पे चीनी सबमरीन आके विक्चुअल लेते हैं और उसको बेस के हिसाब से यूज कर रहे हैं। लेकिन जो लैंड एरिया है वहां से चाइनीज निकल गए हैं, सीपे का भी ठप पड़ा हुआ है। अच्छा, ऐसा नहीं है, मैं कुछ इतिहास के तथ्य भी दे देता हूं, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि बलोच हमारे बहुत बड़े मित्र हैं और ये बहुत बड़े हीरोज हैं और हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा है। ये एकदम एक ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, क्योंकि जलियांवाला बाग में 2 टुकड़ियां थी जनरल डायर के पास। रेजिनाल्ड डायर 2 टुकड़ियां लेके गया था, एक था गोरखा और दूसरा था बलोच। ये आप लोग याद रखें। दूसरा, जो कश्मीर पे जो हमला हुआ था वो बलोच रेजिमेंट वहां पे गई थी हमला करने, और बलोच रेजिमेंट में जो कॉन्स्क्रिप्ट थे वो बाय द वे वो कभी भी बलोच नाम रखते हैं लेकिन ज्यादातर पंजाबी होते हैं, ठीक है, पंजाबी और दूसरे कबीले के लोग, पठान काफी होते हैं, लेकिन बलोच भी थे वहां पे। तो इन्होंने हमला किया था वहां पे, और जो वहां पे कत्लेआम और रेप्स वगैरह हुए थे उसमें ये लोग भी शामिल थे। तो ये कोई एकदम क्लीन वो नहीं है। तीसरी बात ये है कि इस वक्त अगर बलोच लोग अमेरिका के कहने पे उनके साथ मित्रता करके ये सब काम कर रहे हैं, तो पूरी तरह से हम उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भारतवर्ष की जो पॉलिसी रही है कि हम थोड़ा सा स्टैंड ऑफ रहेंगे, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं लेकिन डायरेक्ट सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि इसको सशक्त करने से हमारा फायदा नहीं है। लेकिन ये अगर चलता रहे तो ओवरऑल हमारा फायदा है, क्योंकि पाकिस्तान खंडित हो जाता है। तीसरी बात एक चीज और है, वो ये है कि ईरान से जो तेल का ब्लैक मार्केटिंग होता है, इसी से ईरानी तंत्र जो है वो टिका हुआ है। अब तो चलो खुल गया है, 60 दिन के लिए खुला है, पर उसपे भी मैं दूसरा एक वो करना चाहूंगा कि एक्चुअली नहीं खुला है। तो ब्लैक मार्केटिंग बंद कभी नहीं हुआ है। ब्लैक मार्केटिंग जो है बलूचिस्तान के थ्रू होता है। और ये मैं बता दूं, इधर तो वो लड़ रहे हैं पाकिस्तानी जनरलों के साथ, ठीक है, उधर बलोच ट्राइबल लीडर्स और पाकिस्तानी जनरल वो टैसिट कोलैबोरेशन भी करते हैं। और आप लोगों ने धुरंधर फिल्म देखी होगी, लियारी का माफिया है जो एक कॉन्डुइट है, ठीक है ना। तो ये जो तेल का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है उसमें बलोच लोग भी शामिल हैं और पाकिस्तानी भी शामिल हैं, तो दोनों उनसे मुनाफा और फायदा ले रहे हैं, ठीक है। तो वैसे उसको ये नहीं समझना चाहिए कि वो मित्र बन गए हैं, कोलैबोरेटर्स हैं। वो ऐसे है कि मान लीजिए एक राज्य में एक पॉलिटिकल पार्टी शासन कर रही है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन में है, और लैंड बेस्ड कोई स्कीम चल रहा है, ठीक है, माफियागिरी चल रहा है। दोनों पॉलिटिकल पार्टी को फायदा मिलता है, एक को 75%, दूसरे को 25%। जिन लोगों को थोड़ा भी बहुत लैंड उसका एस्टेट रियल एस्टेट का ज्ञान है उनको पता होगा ये। तो वही चीज यहाँ पे ईरानी तेल के ब्लैक मार्केटिंग के बाजार में चल रहा है। बलोच लोग अपना प्राइस निकालते हैं उसमें से, कह सकते हैं कि वो बलोच टैक्स है। पाकिस्तानी जनरल उनके साथ कोलैबोरेट करके करते हैं। और कुछ हथियार, ये भी मैंने सुना है कि कुछ हथियार तो पाकिस्तानी जनरल्स भी सप्लाई करते हैं बलोच, जो अक्सर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट क्षेत्रों में होता है कि कभी कभी आप देखते हो कि आप ही के हथियार विपक्ष यूज करके आप ही पे हमला कर रहा है, तो वो भी होता है। जैसे एक्सप्लोसिव्स वगैरह, एक्सप्लोसिव्स बाहर से नहीं आता है, एक्सप्लोसिव्स आर ऑल पाकिस्तानी स्टोर्स व्हिच हैव बीन लूटेड और दे हैव बीन अलाउड टू टेक इट, ठीक है। तो ये जो है अभी जो फिलहाल ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसमें मैं सिर्फ एक ही बात ऐड करूंगा कि बलूचिस्तान में जो प्रोटेस्ट होते हैं वो उसका एक पब्लिक फेस है, ताकि विश्व के लोगों को पता लगे कि यहाँ पे जो जनता है वो विक्षुब्ध है, यहाँ की जनता पाकिस्तानी तंत्र के साथ नहीं है। और उसका एक दूसरा छोर है, जो टेररिस्ट अटैक अर्बन सेंटर्स पे होते हैं, उसके टारगेट हमेशा पाकिस्तानी नहीं होते, उसके टारगेट कई बार होता है कि अमेरिकन या फिर चीनी या दूसरे लोग जो वहां पाकिस्तान में विदेशी आते हैं उनके ऊपर अटैक होता है। क्योंकि उससे क्या होता है कि विश्व में ये फैल जाता है कि ये एक बहुत ही अशांत क्षेत्र है और यहाँ पे एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है, उसको विजिबिलिटी मिलती है। और तीसरा उनका है जो गेरिला युद्ध है, ठीक है, और वो युद्ध जो है वो अब बहुत तेजी पकड़ चुकी है। पहले क्या होता था, ये लोग 10-12 की टुकड़ी में आते थे, अचानक हमला किया, भाग गए। अब क्या हो रहा है, दे आर फॉर्मिंग ऑलमोस्ट बटालियन स्ट्रेंथ। बटालियन होता है 600 से 900, ये लोग 200-300 की संख्या में आते हैं एक बार में। और जो टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं वो वही टैक्टिक्स है जो तालिबान अफगानिस्तान में यूज कर रही थी।
पहले सोवियत के खिलाफ और बाद में अमेरिकियों के खिलाफ, ठीक है। तो लगता है कि उनसे इन्होंने काफी टैक्टिक्स सीखा है, उनको क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण नहीं पर टैक्टिकल अवेयरनेस उनका उस तरह से उस दिशा में गया है और प्लानिंग भी वैसे किया जा रहा है। तो ये एक मिली भगत है जहां पे एक तरफ अमेरिका है जो अपने ही वेपन्स इनको देने में वो बोल रहे ठीक है आप लोग इनको दो, मिसाइल्स दे रहे हैं जो मिसाइल नहीं, दीज आर ऑल एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स, तो वो इनको सप्लाई किया जा रहा है, वो भी अमेरिकियों के शय पे हो रहा है और पैसा भी अमेरिकी लोग दे रहे हैं उसको। और वैसे उनके पास ये मैंने आपको बता दिया, इनके पास ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इनकम है वो तेल के ब्लैक मार्केटिंग से, ठीक है। ये सारी चीजें हो रही है। ये हो गया बलूचिस्तान। मैं तीनों चीजों को लूं, अगर तीनों चीजों को लूं तो मुझे लगता है कि ये वो पल है इतिहास का जब पाकिस्तान का विघटन शुरू हो चुका है। जनरल्स ये जानते हैं, उनको पता है ये होने वाला है, तो वो अपना ही जो है जहां तक उनका सीमित वो कंट्रोल रहेगा वो क्षेत्र वो कार्व आउट कर रहे हैं। अगर आप अमेरिका के ब्लड मैप को देखें जो 2006 में कर्नल रैल्फ पीटर्स ने बनाया था, उसमें दिखेगा कि सिंध और पंजाब मिलके पाकिस्तान का रंप पाकिस्तान बनेगा। बलूचिस्तान अलग देश है। केपीके जो है खैबर पख्तूनख्वा, जो पूरा पश्तून एरिया है, वो सारा का सारा अफगानिस्तान में मिल चुका है। उनके अनुसार गिलगिट बाल्टिस्तान भी अफगानिस्तान को मिलेगा। और पीओजेके जो है वो भी एक ऑटोनॉमस प्रोविंस की तरह उसको दिखाया गया है, ठीक है। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे। मैं इसमें दो बातें करना चाह रहा हूँ क्योंकि जो आपने कहा कि एक तरह से इंडिया एक टाइम पे ज्यादा मदद कर रहा था, अब कम कर रहा था। यूपीए के 100 पाप थे, बट बलूचिस्तान में एटलीस्ट मेरे अनुसार वो जो कर रहे थे वो मोर और लेस ठीक कर रहे थे। बट इसमें अब एक चीज ये भी है कि जो आप यूएस का रोल बोल रहे हैं कि बीच में बीएलए को चाइना भी, पाकिस्तान भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित करना चाहता है, बट सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजिस्टेंस कहाँ से आती है? अमेरिका से आती है। सो एक तरह से बहुत क्लियरली अमेरिका बीएलए को हवा दे रहा है। दूसरी बात, अब तो बीच में वो टाउन्स भी कैप्चर कर रहे हैं, चाहे 6 घंटे के लिए हो। वो तो एक तरह से रेवोल्यूशन उस लेवल पे बढ़ चुकी है, क्योंकि जो डॉक्टर महरांग बलोच थी वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट थी, वो सो कॉल्ड वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं कर रही थी। यहाँ पे तो एक रेवोल्यूशन जो कर रहे हैं, आपने उसको भी कन्वर्ट कर दिया, और तो आपने वैसे भी जनता को धकेल दिया कि भैया आप तो आर्म्ड रेवोल्यूशन ही करो। सॉफ्ट फेस का तो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को कोई वैल्यू है नहीं है। सो डू यू थिंक पाकिस्तान ने अपनी स्टेटमेंट से, अपनी हरकतों से और अपनी उस रीजन को, बलूचिस्तान को कॉम्प्लिकेट कर दिया? एक बात और, चाइना की कंपनी यूएस बलूचिस्तान छोड़ के गई थी एंड दे मेड एन ऑफिशियल स्टेटमेंट सेइंग कि इट इज नॉट सेफ टू वर्क इन बलूचिस्तान एंड नो अदर कंपनी शुड वर्क देयर। उसके बाद गया था ये आपका शहबाज शरीफ चाइना के अंदर, एंड देन बाद में बोला दोबारा कर रहे हैं। तो डू यू थिंक चाइना पे भी ये प्रेशर आ रहा है? बलूचिस्तान का जो आपने मैप बनाया, यूएस इज ट्राइंग टू कॉर्नर चाइना देयर। चाइना को ही नुकसान हुआ था ना। चाइना वाज ट्राइंग टू गेट बीएलए प्रोस्क्राइब्ड, ठीक है ना, पाकिस्तान के थ्रू इट वाज ट्राइंग टू गेट बीएलए प्रोस्क्राइब्ड। तो यूएस ने उसका वो कर दिया, वीटो कर दिया कि नहीं, वी कांट डू इट यूएन में। तो वो एक संकेत है उसी बात का कि यहाँ पे चाइना किस तरफ है और यूएसए किस तरफ है। अच्छा, दूसरी बात है, क्या किसी ने ये सोचा है कि शेख हसीना आउस्ट क्यों हुई? अब तो क्लियर है ना कि वो यूएस का एक डीप स्टेट का ही वो षड्यंत्र था, उनको निकाल दिया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पूर्वी भाग में इनका ये जुडियो क्रिश्चियन स्टेट बनाने की मंशा थी, और बांग्लादेश के जो डीप सी पोर्ट्स हैं उसको लेने की मंशा थी, चाइना और इंडिया के अगेंस्ट एक अंकुश स्टेट, वो मंशा सफल नहीं हुई। लेकिन शेख हसीना ने ओपनली कहा था मैं ये होने नहीं दूंगी, तो उनका उसके एकदम 2 महीने के अंदर आउस्टर हो गया। उसके बाद उन्होंने अप्रैल में स्टेटमेंट दिया था, अप्रैल या मई में स्टेटमेंट दिया था, और वो 2 महीने के अंदर बाहर थी। जुलाई में सुपर एजिटेशन स्टार्ट हुआ, अगस्त में शी वाज आउट। नाउ उसके बाद आप लोग नोटिस करके देखेंगे कि पाकिस्तान आर्मी हैज बीन ऑन द बैक फुट। क्या इसलिए कि पाकिस्तान आर्मी एकदम एक निकम्मी और नाकारा फोर्स है? मैं इस बात को नहीं मानता। वो एकदम निकम्मी और नाकारा फोर्स नहीं है, उसमें अभी भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, करप्ट है, मतलब बेशुमार करप्शन है उसमें, लेकिन फिर भी वो प्रोफेशनली रन एक इंस्टीट्यूशन है। तो
क्या ये हो सकता है कि शेख हसीना का हशर देख के आसिम मुनीर ने डिसाइड किया कि समझदारी इसी में है कि यूएसए जो करना चाहती है वो करने दें, अगर बलूचिस्तान निकल के चला जाता है जाने दें, चाइना अगर बस के नीचे जाती है तो जाने दें, चाइना से हमें जो चाहिए भारत के अगेंस्ट खिलाफ लड़ने के लिए वो तो हम ले ही रहे हैं, हम अपने हाथ खड़े करके बोलेंगे देखो जी हम तो विक्टिम हैं, देखो हमारे कितने सैनिक मर रहे हैं, तो जितने सैनिक मरेंगे पाकिस्तान अपने आप को विक्टिम बताएगा कि तो हम तो टेररिज्म के शिकार हैं, हम तो विक्टिम हैं जी, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हम तो चाहते ही हैं कि आप सीपेक बनाएं पर हम क्या कर सकते हैं देखिए ना, ठीक है। तो इससे क्या है कि पाकिस्तान ऐसे दोनों दिशाओं में दो देशों को खेल रही है। अगर मैं ये कह सकता हूं तो क्या ये अनुमान या अटकला कोई और नहीं लगा सकता अमेरिका और चाइना में? बिल्कुल। लेकिन ये क्या है कि अमेरिका में एक अद्भुत चीज है, ट्रंप के पास तथ्य तो सब जाते हैं, सीआईए इज अ सुपर्ब एनालिसिस सेक्शन, लेकिन क्या वो उसको मानते हैं, विश्वास करते हैं, ये कोई नहीं कह सकता। वो किसी किसी टाइम पे अपनी सुनते हैं, कभी कभी अपने वो रियल एस्टेट वाले फ्रेंड्स जो उनके कैबिनेट में आजकल हैं उनकी सुनते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वो जियोपॉलिटिकली बहुत एस्ट्यूट हैं, वाइज हैं और चीजों को वैसे देखते हैं। पर फिर भी जो अमेरिकी डीप स्टेट का यहाँ पे मंशा है, जो उद्देश्य है, वो है कि पाकिस्तान का विघटन, वो ब्लड मैप को एग्जीक्यूट करना, और उसमें अगर पाकिस्तानी जनरल और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो उनके पिट्ठू हैं वो अगर अंदर ही अंदर मदद कर रहे हैं, वो जमील जमाली जैसे कैरेक्टर हैं, तो फिर उनके लिए अच्छा है ना। तो फिर इसीलिए वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जो भी व्हाटएवर रिमेन्स ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट उसको सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा, अब हमें पीओजेके वाली स्थिति भी समझनी पड़ेगी थोड़ी। पहले मैं ये बता दूं, पहले अफगानिस्तान चले जाओ, पहले अफगानिस्तान चले जाओ, फिर पीओके में आ जाओ, बेटर रहेगा। अफगानिस्तान में तो दो चीजें अफगानिस्तान में हुई हैं। एक कि अभी तक लोग मांग रहे थे कि ट्रबल है, पाकिस्तान अटैक कर रहा था, हमले कर रहा था, एयर स्ट्राइक कर रहा था, अब ड्रोन यूज किया, जैसे भी किया, अफगानिस्तान। तो इसके बताता हूं मैं, इसके दो पहलू हैं। दैट इज अ फुल ब्लोन वॉर नाउ। हाँ, उसके दो पहलू हैं, उसके इस कॉन्फ्लिक्ट के पहलू, एक पाकिस्तान हैज एयर डोमिनेंस क्लियरली, अफगानिस्तान के पास कोई एयरफोर्स है नहीं, उनके पास वो टूकैन बोल के एक टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट होता है जिसको ग्राउंड अटैक के लिए आप यूज कर सकते हो, उस पर मिसाइल्स और रॉकेट्स लगा के यू कैन अटैक, दैट्स इट। वो भी वो फॉरेन मर्सनरी पायलट्स को लाके उसको चलाते हैं, उससे वो पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकते। पाकिस्तान स्टिल ऑपरेट्स अ मॉडर्न 4.5G एयरफोर्स, ओके। लेकिन उस एयरफोर्स को अगर आपने नाकारा करना है तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जो ऑपरेशन सिंदूर में भारतवर्ष ने सबको दिखाया, जो हमारे बकवास प्रोपेगेंडा के चलते हम जनसाधारण के मनस में उसको हम डाल नहीं पाए, लेकिन जो लोग पावर में हैं विश्व में हर देश में सबको पता है। तो ये था कि हमने नूर खान बेस पे अटैक किया जो रावलपिंडी के पास है। नूर खान क्यों, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज नूर खान जो है वो पाकिस्तान सिर्फ एयरफोर्स नहीं, उनके न्यूक्लियर फोर्स का भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, और जो आज तक नहीं बदला है। इस अटैक के बाद भी, ऑपरेशन सिंदूर के अटैक के बाद भी फिर से उसको बना दिया गया है, बहुत पैसा खर्चा किया गया है। तो अगर आपका एयरफोर्स अंधा हो जाता है तो फिर उसकी जो शक्ति है वो सीमित हो जाती है, अटैक करने की क्षमता सीमित हो जाती है। दूसरा, अगर आपका एयरफोर्स अंधा हो जाता है तो आपके जो नीचे लेवल के कम पावर वाले भी अस्त्र हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। वो नीचे लेवल के कम पावर वाले अस्त्र कौन से हैं जो हाईली इफेक्टिव हैं? वो है ड्रोन्स। ये जो अटैक हुआ इसमें थोड़े भारी ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें सिर्फ वो 50,000 रुपए वाला खिलौना नहीं था, अच्छे तरीके के ड्रोन्स थे, वेरी क्लियरली मिलिट्री ग्रेड। जो ड्रोन्स हमने पिछले वर्ष भारतवर्ष में देखा, जो हमने यूक्रेन में हम देखते आए हैं, उस क्वालिटी के ड्रोन्स थे। तो अब इसके सप्लायर्स कौन हो सकते हैं? There are only 3 candidates possible, क्योंकि यूक्रेन बाय द वे पाकिस्तान को ड्रोन दे रही है। अब तो 100% वो अफगानिस्तान को नहीं दे सकती, यूक्रेन रूल्ड आउट। और यूक्रेन विश्व में, यूक्रेन और तुर्की जो है, जो 4 बड़े सामरिक शक्तियां हैं, यानी कि यूएस, रशिया, चाइना और इंडिया, उनको छोड़ के तुर्की और यूक्रेन के पास अच्छी क्षमता है, अच्छा प्रशिक्षण है, बैटल टेस्टेड है। तो तुर्की पाकिस्तान को सप्लाई कर रही है, यूक्रेन पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है।
तो उन्होंने नहीं दिया, तो बचता कौन है? रशिया, चाइना, इंडिया। यूएस भी है, लेकिन वो यूएस माल नहीं था, वो वेरी क्लियरली द ड्रोन्स दैट वर यूज्ड, उनमें से कुछ को शूट डाउन किया था इन्होंने, तो वो या तो फिर रशिया से मिला, या फिर चाइनीज था, या फिर इंडियन था। चाइनीज वो नहीं था, क्योंकि चाइना फॉर नंबर ऑफ रीजंस, ऑल्दो वो तालिबान सरकार को सपोर्ट करती है, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं देगी। रशियंस ने उनको दिया है वो जो इग्ला सिस्टम है ना, जो एंटी एयरक्राफ्ट एक सिस्टम है, वो स्टिंगर की तरह ही है, काफी इफेक्टिव है, वो उन्होंने सप्लाई किया है। उन्होंने एंटी टैंक वेपन्स दिए हैं, कुछ कुछ अस्त्र उन्होंने देना चालू किया, बट बहुत छोटे स्केल पे, ड्रोन्स नहीं दिया। तो बचता है इंडिया। तो या तो फिर इंडिया कंपोनेंट्स भेजे, फिर वहां पे असेंबल करने में मदद करे, उनको सिखाए कि ऐसे ऐसे करके जोड़ के ये बनाते हैं, फिर उसको चलाते कैसे हैं, पीओवी ड्रोन्स कैसे चलाते हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशंस कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ड्रोन से स्टेल्थ अटैक करना है, तो आप लो प्रोफाइल ग्राउंड हगिंग कैसे लेके जाओगे, कैसे नेविगेट करोगे, जीपीएस कैसे यूज करोगे, ठीक है। तो मेरा जो हिसाब है, कहीं ना कहीं अननोन जो गनमैन वाला तंत्र चल रहा है सब कॉन्टिनेंट में, वो इसके पीछे है, और उसने जो है इनको प्रशिक्षण और एबिलिटी प्रदान करी है, उनको आर्म किया है। क्योंकि पाकिस्तान और चाइना वही करती है, हमारे देश में जो विघटनकारी शक्तियां उनको बढ़ावा देती है, जिहादियों को मदद करती है, तो हमने अफगान तालिबान को मदद करी है। अफगानिस्तान के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आया था, लोगों ने बहुत सवाल किए थे कि क्या हो गया भारत को एकदम से तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को यहाँ आने दे रहे हो, घूमने दे रहे हो, यूपी तक जाने दे रहे हो। और इंडिया में अब एक एडवांटेज ये भी है कि वैसे भी बहुत अफगानिस्तानी रहते हैं सिंस 1979 ऑनवर्ड्स ही, उनमें से कौन वहां जा रहा है, कौन यहाँ आ रहा है, कैसे ट्रेन करो, इट इज अ वेरी इजीली डुएबल थिंग एंड यू आर डीलिंग विद अ सॉवरेन नेशन। ऐसा भी नहीं है कि बलूचिस्तान के अंदर आप कर रहे हो तो उसके इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस हैं, यूएस कर सकता है, इंडिया भी मेरे अनुसार थोड़ा बहुत कर रहा है, कुछ लोगों का मानना नहीं कर रहा है, बट अफगानिस्तान तो एक कंप्लीटली सॉवरेन नेशन है। अगर आप चाहो तो आप उसको वेपनरी भी खुल के बेच सकते हो, नथिंग, नोबडी कैन स्टॉप यू। बेच सकते हो, और एक चीज और कर सकते हो, अभी तक हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमने फुल डिप्लोमेटिक स्टेटस नहीं दिया है। आदान प्रदान बहुत चल रहा है, हम खाना इनफैक्ट हम ही भेजते हैं उनको ईरान के थ्रू। खाना भेज रहे हैं या वेपनरी भेज रहे हैं, मैं इसमें आपका ओपिनियन चाहता हूँ, क्या भेज? मैं उसको खाना ही बोलूंगा ना, हर चीज कंज्यूम करते हैं, खाना पड़ता है ना। आप खाओगे तो तभी तो आपके पास एनर्जी आएगी, लड़ने की शक्ति, तो लड़ने की शक्ति हम प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, बेटर वर्ड है शक्ति नहीं, पर दूसरी बात, एक मिनट, एक वो दे देता हूं कि रशिया जो सप्लाई कर रही है अफगानिस्तान को, उसका फाइनेंसिंग भी तो करना है, तो उसका फाइनेंसिंग कौन करके दे रहा है? मैंने जो कारण लॉजिकल बता दी, उसी कारण से वो कैंडिडेट वही होता है जो अननोन गनमैन के पीछे है, तो वही उसका फाइनेंसिंग भी करके दे रही है। रशिया फ्री में तो नहीं दे रहा है। अफगानिस्तान सरकार के पास अकॉर्डिंग टू अ पैक्ट दे हैव विद द यूनाइटेड स्टेट्स, जो ट्रंप ने साइन किया था, और नहीं सॉरी, ट्रंप ने करवाया था, बाइडेन ने साइन किया था, वो ये था कि हर हफ्ते $52 मिलियन उनको मिलेगा, लेकिन उसका अधिकतर सैलरी देने में और खाना वाना उसमें, करप्शन बहुत कम है बाय द वे इस वक्त अफगानिस्तान में। तालिबान लोगों को आप कुछ भी कहें, वो इन सब चीजों पे बहुत स्ट्रिक्ट है। उन्होंने ओपियम पूरा बंद कर दिया, एकदम बंद कर दिया, है ही नहीं कोई, जला दिए सारे खेत। और उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन काफी किया है, अपने तरीके से वो अपने स्कूल्स चला रहे हैं, वो इस्लामी तंत्र पे चलता है जो भी है, लेकिन वो चला रहे हैं। जो खाना आता है उसको होर्ड नहीं किया जाता है, वो पहले वो वॉरलॉर्ड्स है ना, वो कंट्रोल करते थे एवरीथिंग इंक्लूडिंग फूड वाटर, अब वो अलाउड नहीं है, तो खाना भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पर आ कहां से रहा है? भारतवर्ष से आ रहा है ना। तो वो लोग और खाने के साथ दूसरी सामग्रियां भी आ रही हैं, कंपोनेंट्स, स्पेयर पार्ट्स जो चाहिए होता है, यही मतलब ऑटोमोटिव, और फिर हवाई जहाज भी चलाना होता है कभी कभार, तो उसके लिए। तो पॉइंट ये है कि इसको ऐसे चलाया जा रहा है, एंड राइट नाउ पाकिस्तान की स्थिति वो है, एक अखरोट की तरह बन चुकी है पाकिस्तान। और अखरोट जो है वो वो होता है ना, वॉलनट क्रैकर, उसके बीच में फंसा हुआ है। एक तरफ नीचे आप कह सकते हो कि इंडिया और अमेरिका द्वारा चालित ये बलूचिस्तान, केपीके वगैरह है, और ऊपर उस तरफ अफगानिस्तान, और यहाँ पे इंडिया तो बैठा हुआ ही है। तो दोनों के बीच में धीरे धीरे वाइस की तरह वो स्क्वीज होता जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि इससे पाकिस्तान का जो अर्थव्यवस्था है, इन्होंने बाय द वे $22 बिलियन एक्यूमुलेट किया है
ट्रम्प की बदान्यता और उनके अपार अनुकंपा के कारण $22 बिलियन एक्यूमुलेट किया है इन फॉरेन रिजर्व्स, विच इज ऑब्वियसली नॉट अ लॉट, बट उनकी स्थिति थी कि 1 बिलियन पे पहुंच गए थे, अभी 22 है, लेकिन फिर से वो डिप्लीट हो रहा है क्योंकि इकोनॉमिकली दे गेटिंग स्क्वीज्ड। आप अपनी आर्मी को ऐसे डिप्लॉय करोगे, रिसेंटली उन्होंने अपनी आर्मी का तनख्वाह 25% बढ़ा दिया, कल का ही खबर है शायद, 25% उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड बढ़ाया है। डिस्टर्बेंस पे बोलते हैं, मतलब अगर आप डिस्टर्ब एरिया में सर्विस कर रहे हो उसको 3 टाइम्स बढ़ाया है, 3x वो अलाउंस। एंड अक्रॉस द बोर्ड टोटल जो बजटरी इंक्रीज है, इट इज रफली उनका 10.5 बिलियन डॉलर्स का टोटल बजट है, डिफेंस बजट। तो उन्होंने उसमें $2 बिलियन बढ़ाया है, और वो इट हैजंट गॉन टुवर्ड्स कैपिटल इक्विपमेंट, इट हैज एसेंशियली गॉन ये इन सब चीजों में, सैलरी वगैरह, डिस्टर्बेंस पे, अलाउंस वगैरह वगैरह, ये सब चीजें। तो उससे क्या है कि एक तो आपकी इकोनॉमी में इतना बड़ा स्क्वीज चल रहा है, आपके पास पैसे हैं नहीं, आप इफेक्टिवली बैंकरप्ट हो, फिर आप डिफेंस का बजट इतना बढ़ा रहे हो, ठीक है, 20%, 25% इज नॉट अ जोक फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, इंक्रीज इन योर डिफेंस बजट। लेकिन आप उससे वो अस्त्र भी नहीं खरीद सक रहे हो जिससे आप एक्चुअली इंडिया का मुकाबला कर सकते हो। आप उतना ही कर पा रहे हो जिससे कि आपका जो आपने खोया था ऑपरेशन सिंदूर के चलते, उसको रीबिल्ड कर दिया है, और कुछ और नए अस्त्र आपने लिए हैं, वो भी उधार पे। वो वही लोग सप्लाई कर रहे हैं जो भारतवर्ष को ऑफ बैलेंस रखना चाहते हैं। पर अब चाइना ने, बाय द वे, चाइना और रशिया दोनों ने, चाइना जो चाइना सैटेलाइट्स दे रहा है, बट डू यू थिंक, मतलब थोड़ा डिफरेंट नो वेट लेट मी कंप्लीट द पॉइंट फर्स्ट। चाइना ने मना कर दिया है, उन्होंने कहा है कि आपको फ्रेश चीजें चाहिए, अब तक जो हो गया है, जो हमने कमिट कर दिया, अगला आपको कुछ और चाहिए, इंक्लूडिंग स्टेल्थ फाइटर्स, यू हैव टू पे फॉर इट। इसका वही कारण है, मैं कह रहा हूं ना, कि चाइना एट वन प्लेस डज वांट टू कीप इंडिया ऑफ बैलेंस, but it's also noticing that keeping India on slightly on the collaborative tack is better because it allows them to counter America. तो एक वो चीज भी है, तो पूरी तरह ऑल द वे वो नहीं जा रही है, उन्होंने अपने हाथ थोड़े खींचे हुए हैं इस वक्त। प्लस उनको भारी क्षति हुई है सीपेक के चलते, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा इन्वेस्टमेंट आपने उड़ा दिया और आप और पैसे मांग रहे हो, ऐसे तो चलेगा नहीं, क्योंकि चाइना ऐसा नहीं है दैट इट्स फ्लोटिंग ऑन मनी। $3.6 trillion or $4.15 trillion, whatever the claim is, their forex reserve. See, most of it is not something that they can just freely distribute. They also use it, उसको use करते हैं, उनका साल का $3 trillion का importation भी होता है, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना। So, the Chinese are not in a situation where they can help a lot. वो पैसे के अंबार पे नहीं बैठा हुआ है, पैसे का अंबार केवल अमेरिका के पास, क्योंकि उसका इनफाइनाइट है, सिंस द डॉलर रिमेन्स द रिजर्व करेंसी। छापना ही है उसको, और करना क्या, छापना ही है उसको, नोट छाप के बेचना है। दूसरा, चाइना, लाइक आई हैव बीन एम्फसाइजिंग, द चाइनीज इकोनॉमी इज इन अ बिट ऑफ अ शैम्बल्स। तो उनको अपने घर में सुरक्षा ज्यादा करनी है, अपने लोगों का देखभाल ज्यादा करना है, अदरवाइज दिस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी विल बी आउट, विल बी आउट द कंट्री एंड इट विल बी आउट ऑफ पावर। तो इस वक्त इसलिए वो भारी मात्रा में पाकिस्तान की मदद करने की स्थिति में नहीं है। आप मिलिट्री सैटेलाइट्स की बात कर रहे थे, 6 मिलिट्री सैटेलाइट्स उन्होंने पाकिस्तान को बनाकर दिए हैं, जिसमें से एक स्पेसएक्स ने लॉन्च किया था, बाकी 5 चाइना ने खुद लॉन्च की। वो पूरे भारतवर्ष को, आई थिंक रेजोल्यूशन इज 65 सेंटीमीटर्स सो कॉल्ड, मतलब 1 मीटर तो है ही है, उतना रेजोल्यूशन लेवल के सैटेलाइट्स हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में हैं। हाँ, अगर युद्ध चलता है, इंडिया कैन नॉक देम आउट, वी हैव एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स। सो ये 6 सैटेलाइट से उतनी डरने की बात नहीं है, पर ये अवश्य है कि अभी हमारे पास जो सब कुछ है वो उनके निगरानी में है, उनको सारा इंटेल वो मिल रहा है, वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अफगानिस्तान की बात, कि अफगानिस्तान इस वक्त जो वो अखरोट क्रश करने वाली स्थिति है, उसका एक छोर वो है, दूसरा भारत खुद है, लेकिन अंदर पाकिस्तान के जो विघटनकारी शक्तियां हैं, एक है बलूचिस्तान में, और तीसरा जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया वो है पीओजे के मैंने एक्चुअली पाकिस्तानी तालिबान पे भी मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, क्योंकि एक तालिबान है, एक पाकिस्तान के अंदर भी टीटीपी है, जिसको अब बहुत बल मिल गया है इस अफगानिस्तान से, और जिसकी वजह से ही पूरा आपका रीजन भी डिस्टेबलाइज हो गया है। सो तालिबान इशू इज नॉट ओनली एन अफगानिस्तान प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान, तालिबान इशू इज ऑल्सो इंटरनल प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान, जहां पे उसका एम जो मर्जी हो शरिया लाना है। पाकिस्तान में लाहौर में जो जनरल शराबें पी रहे हैं, विस्की जनरल्स हैं, या जिस तरह वहां पे थोड़ा बहुत जो भी महिलाएं कर पा रही हैं,
जो उसके भी खिलाफ है, और वो उस तरह से पाकिस्तान के अंदर देखता है कि अफगानिस्तान में तालिबान आ सकता है तो हम भी कैप्चर कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम विच पाकिस्तान इज डीलिंग विद, कि जो इंटरनल तालिबान है वो कहीं जा नहीं रहा, बिकॉज रिलीजियस फैनेटिक्स कहीं जाते नहीं, दबते हैं, उछलते हैं, खत्म नहीं कर पाते आप पाकिस्तान जैसी स्टेट के अंदर. सो वो भी एक इंपॉर्टेंट पहलू है. पाकिस्तानी आर्मी इज ऑन द बैक फुट. इट्स एक्चुअली चित्राल वगैरह कई इलाके ऐसे हैं जहां पे पाकिस्तानी आर्मी का अस्तित्व ही नहीं है. दूसरा एक चीज और है जो कहना आवश्यक है, तालिबान जो है इट्स एन एक्सट्रीमली इफेक्टिव प्रोपेगेंडा ऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रीमली इफेक्टिव. और मैं ये किस लिए कह रहा हूं, अभी एक वीडियो निकला था कल, मैं उसको सेव करना भूल गया, अदरवाइज वुड हैव शेयर्ड इट. उसमें ये तालिबान का वीडियो है. उन्होंने क्या दिखाया है कि दाइश जो है, आईसिस, पाकिस्तान में एक आईएसआईएस है ना, आईएसपी के, उसके जितने भी ठिकाने हैं, दे आर राइट नेक्स्ट टू पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट्स ऑन दी डूरन लाइन. ओके, व्हाट डज दैट मीन? ये वही वाला टैक्टिक है जो पाकिस्तान इंडिया में टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए करती है. वो सारे इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तानी चेक पोस्ट के वहां से होते हैं. इसीलिए जब भी हमें ऐसा खबर आता है, these days we just open up with heavy mortars and sometimes even artillery, तो वो हो नहीं पा रहा है. तो इन्होंने जो ये अभी ड्रोन अटैक हुआ था ना, उसमें उन्होंने वो केपीके में वो उन ठिकानों पे अटैक किया, एंड दे एक्चुअली शोड इट ऑन अ मैप इन अ ब्यूटीफुल एनिमेशन कि ये देखो दाइश का कैंप, ये देखो पाकिस्तानी पोस्ट, ये देखो दाइश का कैंप, ये पाकिस्तानी पोस्ट, ईच एंड एवरी वन दे शोड अलोंग द रिज लाइंस. तो उन पे अटैक किया इन्होंने. तो ये वो दिखाता है कि दुनिया को कि भाई पाकिस्तान एक तरफ से कह रहा है हम तो भाई टेररिज्म के शिकार हैं, but reality is Pakistan army is Daesh and Daesh is Pakistan army. There is no difference. The same people are recruited into two organizations, one to execute terrorism, the other to be wear the uniform and be an institutional army. लेकिन है वही ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग एलईटी जेएमएम वगैरह के बारे में कहते हैं कि एक्चुअली वही सेम लोग हैं. कुछ लोग यहाँ पे जाके रिक्रूट हो जाते हैं, कुछ लोग रेंजर का चोगा पहनते हैं, कुछ लोग पाकिस्तानी आर्मी में होते हैं. ठीक है, तो ये जो हम कर नहीं पाए क्योंकि हमारा प्रोपेगेंडा जो है वो बड़े बड़े एसेस लिखने में बिजी रहती है, उससे होता नहीं है. यू हैव टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो ये तालिबान के बच्चे बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं. तो अब पीओजेके की बात मैं कह देता हूं कि पीओजेके जो है इसमें के शब्द आना ही नहीं चाहिए. ज्यादातर शायद दर्शकों को पता नहीं होगा कि कश्मीर का पूरा इलाका, पूरा कश्मीर वैली इंडिया में ही है आज तक. वो कभी वो लोग कब्जा कर ही नहीं पाए. एक रत्ती जमीन कश्मीर का पाकिस्तान में नहीं है. पर पाकिस्तान में फिर क्या है? गिलगिट बाल्टिस्तान, और जिसको ये लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं वो कश्मीर है ही नहीं. वो मुजफ्फराबाद से लेके नीचे रावलपिंडी के उत्तरी छोर तक, हाँ, रावलकोट होते हुए एक किशन गंगा नदी हम बोलते हैं, ये लोग नीलम बोलते हैं उसको, उसके साइड पे बॉर्डर है. ये है एक छोटा सा स्ट्रिप ऑफ लैंड, नैरो स्ट्रिप विच इज अबाउट 20 किलोमीटर्स वाइड एंड अराउंड 400 किलोमीटर्स लॉन्ग. ये है. और वो क्या है, ये इलाका कौन सा है? तो ये हमें हिस्ट्री समझना पड़ेगा. ये जम्मू है. ये जम्मू का पश्चिमी भाग है. यहाँ का जो पॉपुलेशन था वो पूरा का पूरा डोगरा था. उनमें से कुछ लोग कन्वर्टेड हो गए, मुस्लिम हो गए, लेकिन ज्यादातर हिंदू थे. फिर जब कबालियों का अटैक हुआ, तथाकथित कबालियों का, बट पाकिस्तानी रेगुलर आर्मी के लोग भी थे, वही बलोच रेजिमेंट बाय द वे, उस वक्त वहां से हिंदुओं को भगा दिया गया, मारा गया. तो वो लोग इस तरफ आ गए और हमारे यहाँ पे जम्मू में सेटल हो गए, जम्मू उधमपुर वगैरह वगैरह. ठीक है, तो उस तरफ जो अभी इलाका है वहां पे जो लोग हैं वो सिर्फ वो मुस्लिम डोगरे ही नहीं है, वो ज्यादातर पाकिस्तान के दूसरे अंचलों से आए हुए लोग हैं. ओके, इनमें से एक भी व्यक्ति कश्मीरी नहीं बोल सकता. जम्मू का अपना एक डायलेक्ट है, वो लोग यही बोलते हैं, या फिर पंजाबी बोलते हैं. इनको मीरपुरी कहते हैं. हाँ, तो हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये एक मिला जुला एक पॉपुलेशन है. ये पाकिस्तान का पॉलिसी रहता है कि जो भी इलाका इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया उसका पंजाबीफिकेशन या पठानीफिकेशन ये लोग करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो जो आप बात बोल रहे हैं मैं 1 मिनट डालना चाहता हूँ स्क्रीन पे. यही पूरी कंट्रोवर्सी है क्योंकि इनका जो मोटर माउथ है उसने यही बोल दिया कि रेजिडेंट्स ऑफ रावलकोट एंड मीरपुर वर नॉट प्रॉपर कश्मीरीज. और he is partially right.
They are not only not proper Kashmiris, they are not Kashmiris at all. तो और उसके बाद वहां पे और लड़ाई हो गई है कि लोग कह रहे हैं कि तो भैया हम भी कश्मीरी नहीं मानते तुम ये, तो पूरा जब पाउडर्ड केग हुआ ही हुआ है जिसको मैं फटने की बात कर रहा हूँ। और दूसरा उसने कह दिया कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में लोगों का हायर स्टेटस है, जो वहां पे लोग वैसे ही कह रहे हैं कि भैया इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में हायर स्टेटस है, तो ये नॉट प्रॉपर कश्मीरी। और वैसे तुम इसको कश्मीरी आजादी की बात करते रहते जब तुम हो ही नहीं। तो ये डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट को भी थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में डालिए और थोड़ा उसको कवर कीजिए। नहीं, कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं है। ख्वाजा आसिफ जो है वो ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि ये लोग तो कश्मीरी ही नहीं है, तो इनको सपोर्ट करने की क्या जरूरत है, पाकिस्तान को कश्मीर को सपोर्ट करना है। ये लोग कौन है? कुछ नहीं है, ठीक है, ये दूसरे लोग हैं, इनको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने इस वक्त टोटली कट ऑफ कर दिया है पीओजे को। वहां पे लैंड ब्लॉकेड है, कोई भी सामान आ जा नहीं रहा है। वहां पे उन्होंने इंटरनेट काट दिया है, फोन्स काट दिए। ओके, ना हमें ये याद रखना पड़ेगा कि वहां की जो आवाम है उसका घर कैसे चलता है। सरकारी नौकरी है किसी के पास, थोड़े बहुत छोटा मोटा काम करते हैं, दुकानें चलाते हैं, कोई कुछ खास है नहीं। शिक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां पे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है हायर लर्निंग का, स्कूल्स भी बहुत कम है। तो इनके पास कृषि भी नहीं है, ये नहीं कि ये कुछ उगा लें। ये वो कश्मीर के सेब के बागीचे आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कश्मीर है ही नहीं। ये जो टेरिटरी है वो काफी एक तरह से कह सकते हैं, बंजर तो नहीं कहूंगा, लेकिन वहां पे कुछ खास उगता नहीं है। तो इनका सारा खाना जो है पाकिस्तान पंजाब से आता है, सारा खाना पाकिस्तान पंजाब से आता है, जो अभी बंद है। तो इन्होंने क्या किया है, दे हैव कट ऑफ ऑल फूड। एंड एक चीज और बताऊं, जो शतद्रु यानी झेलम का पानी है, और ये जो जिसको ये लोग नीलम कहते हैं, हम किशन गंगा कहते हैं, उसका जो पानी है वो पानी को बहा के कहां ले जाते हैं? पंजाब। बोलते हैं भाई तुम्हारे यहाँ तो कुछ उगता ही नहीं, हम उगाएंगे ना, हम तुम्हें खाना देंगे, तो हम ले जाएंगे पानी। सिर्फ यही नहीं, वहां पे जो डैम्स इनके बने हुए 2-3 डैम्स हैं, वो सारा का सारा बिजली जो है उसका 90% पंजाब चला जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना कुछ सालों से, उसमें से जो पहला प्रोटेस्ट था उसके चलते इन्होंने थोड़ी बहुत बिजली यहाँ पे दे दी फिर से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन इनके यहाँ पे क्या बोलते हैं, ना एजुकेशन है, ना इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ्स ठीक से। यहाँ पे दे आर पेइंग सम 3 to 4 times व्हाट दे पे इन पंजाब। पानी है नहीं, ये लोग नदी के बगल में ही ट्यूबवेल डाल के पानी निकालते, ये हालत है। मतलब नदी है तुम्हारे पास, लेकिन उसका पानी तुम नहीं ले सकते। तो ये लोग सताए हुए लोग हैं। अच्छा, पर फिर भी सताए हों, मेरी सहानुभूति पूरी तरह से इनके साथ इसलिए नहीं है क्योंकि ये वही लोग थे जिन्होंने हमारे हिंदुओं पे अत्याचार किया, सिखों पे अत्याचार किया और उनको भगाया। नंबर 1, आज तक यूके में जो प्रोटेस्ट होते हैं, कहते हैं कश्मीरी प्रोटेस्ट है, वो सारे मीरपुरी जाते हैं वहां पे। मुझे पता है, बिकॉज मैं वहां पे रहा हूं। तो मैंने देखा है हर बार वो मीरपुरी है, वो एक लफ्ज कश्मीरी का नहीं जानते हैं, वही लोग हैं। तो वो इंडिया के हाई कमीशन के सामने आए दिन जाके प्रोटेस्ट करते हैं। ओके, फिर अभी वैसे एक चीज हुआ है कि ये लोग कह रहे हैं इन सब चीजों के चलते, और ये जो इन्होंने दमन किया है, 200 लोग मार दिए शूट करके, उन्होंने कहा है कि हम अब से वाकई में आजाद हैं। पाकिस्तान का स्टेटस वही है जो इंडिया का स्टेटस है। पाकिस्तान का यहाँ पे कोई सरकार नहीं है। हम इंडिया के साथ डायरेक्टली डील करेंगे और पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली अलग से डील करेंगे, वो लोग ये कह रहे हैं। ओके, ना पाकिस्तान के लिए विडंबना ये है कि उनका एक्चुअल प्राइस पीओजे के नहीं है, जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है देखा जाए तो। उनका एक्चुअल प्राइस है गिलगिट बाल्टिस्तान। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये छोटी बात नहीं है। वहां पे टूरिज्म से, यू सी, माउंटेनियरिंग इज बिग, और यूरोप के बहुत सैलानी वहां पे आते हैं। वहां पे जो K2 से लेके नंगा पर्वत वगैरह बहुत सारे पीक्स हैं, स्कार्दू में लैंड करते हैं और वहां पे वो जाते हैं, और टूरिज्म से बहुत इनकम आता है। वो सारा का सारा पाकिस्तानी पंजाबियों ने कैप्चर करके रखा है। ओके, और वहां पे जो लोग हैं, लोकल लोग गिलगिट के और बाल्टी लोग हैं, उनको कोई फायदा हुआ नहीं है। उनको इनफैक्ट फोर्स किया जाता है कि तू कमरा दे इनको, तेरे को इतने पैसे मिलेंगे, बाकी तो हम खा लेंगे। तो मान लीजिए वो किसी सैलानी को $1200 अ डे चार्ज कर रहा है, तो वो बाल्टी को पकड़ा देगा, ये ले $50 का पत्ता, बाकी हम। इस तरह से चल रहा है। तो वो भी एक एक्सप्लॉइटेटिव सिचुएशन है, लेकिन वहां पे पाकिस्तानी आर्मी इज प्रेजेंट इन अ बिग स्ट्रेंथ। स्कार्दू के पास उनका एक मेन मिलिट्री हवाई अड्डा है जहां पे चाइनीज जेट्स आर स्टेशन, नॉट पाकिस्तानी मैन्ड चाइनीज जेट्स, चाइनीज मैन्ड चाइनीज जेट्स। ऑलराइट, तो और जो सीपेक का जो पूरा आता है वहीं से आता है, राइट।
द कंट्रोल ओवर काराकोरम पास, वो भी उसके लिए भी ये है। तो बहुत स्ट्रेटेजिक एरिया है, बाय द वे वो मिनरल रिच भी है, तो उनके लिए वो प्राइस है जो वो देना नहीं चाहते हैं। और बरतानवी ताकत का और अमेरिकी ताकत का मंशा तो यही था ना कि भारतवर्ष को सेंट्रल एशिया से काट के रखो। कैसे काटा था? गिलगिट बाल्टिस्तान लेके। तो ये वो किसी भी हालत में ऐसे छोड़ने वाले नहीं है आसानी से। लेकिन वहां पे जाने का रास्ता कहां से है? पीओजे के से, और कोई मार्ग ही नहीं है उनके पास, क्योंकि अफगानिस्तान वाले तो उनको जाने नहीं देंगे। उन्होंने वाखान कॉरिडोर पूरा सील कर दिया, पाकिस्तानी लोग वहां घुस ही नहीं सकते। तो अब उन जाने का मार्ग तो यही है कि आप पीओजे के से होके जाओ, लेकिन वो अब जा नहीं पा रहे क्योंकि उन्होंने खुद ही एक तो ब्लॉकेट किया और फिर वहां पे भी लोग ब्लॉकेट कर रहे हैं। सड़कों पे जो मेन आर्टरी है उनका, हाईवेज, वहां पे किसी स्थान पे, अच्छा आप लोग ये याद रखना कि ये बहुत भारी आबादी क्षेत्र नहीं है, किसी स्थान पे 10-12 हजार लोग इकट्ठे बैठे हैं रात भर दिन भर, ये चल रहा है अभी, ये स्थिति है। सो पाकिस्तान इज लॉस्ट कंट्रोल अनलेस दे डू मैसिव मैसेकर्स। उसको अब कंट्रोल में लेना इनके लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा, इसमें हम लोग शह नहीं दे रहे हैं, हम लोग शह नहीं दे रहे हैं, ऑफिशियली कोई शह नहीं दे रहा है, क्योंकि हमें इसमें कोई एक्चुअल इंटरेस्ट मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग है नहीं और होना भी नहीं चाहिए। पीओजे के लेके हमें कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, बट इट इज हिस्टोरिक पार्ट ऑफ भारत एंड इट इज इन शारदा टेम्पल है, मैं मानता हूँ शारदा टेम्पल है वहां पे, ये सब है, लेकिन हिस्टोरिक पार्ट इज ओके, बट व्हाट विल यू डू विद द पॉपुलेशन? दिस इज मोर रेडिकलाइज्ड देन द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। देखिए ये क्या है, ये सब जो है ना, ये रेडिकल वर्सेस रेडिकल फाइट है। दोनों तरफ सुन्नी ही है, रेडिकल सुन्नीज, नॉट द माइल्ड सुन्नीज ऑफ से यूएई। और कुछ भी कोई कहे, वहां पे इंडिया जिंदाबाद के नारे वो इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज दे वांट टू अट्रैक्ट आवर अटेंशन। उनको कोई इंडिया से लगाव नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, जितना हेट्रेड मैंने बांग्लादेशी और मीरपुरियों से देखा है ना इंडिया के प्रति विदेश में, किसी जाति का नहीं देखा है। जो रेसिस्ट होते हैं ना, व्हाइट फिरंग, वो भी इतने विद्वेष नहीं रखते जितना इन लोगों का है। तो हमें ये लेना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं होएगा। क्या आप करोगे? क्या 30-40 लाख लोगों को क्या करोगे? कर तो बहुत कुछ सकते हो अगर आप इतने गट्स रखो जो आपको करना नहीं, चाहिए। गट्स तो गट्स है क्या? गट्स वो सवाल गट्स का है। सवाल चाइना, किसी भी कॉन्करिंग देश ने रीसेटलमेंट्स करी हैं। इजराइल क्या रीसेटलमेंट्स करता है? चाइना किस तरह तिब्बत की रीसेटलमेंट करता है? अमेरिका नहीं, तो फिर आप हिंदू राष्ट्र की घोषणा करो, हिंदू तंत्र चलाओ, चाणक्य नीति पे काम करो, उसके बाद ये सब गट्स वट सब आ जाएगा। अभी तो नहीं है ना वो। हाँ, मैं बिना गट्स के तो आप फिर लेके, यू आर राइट, फिर तो फंस जाओगे। अगर आप पर लेने के लिए अगर गट्स हैं, वो गट्स दिखाने पड़ेंगे, तो फिर आपको उसको वो जिसे बोलते हैं ना फुल, आपको पॉपुलेशन एक्सचेंज करना पड़ेगा। हमारे पुराने जो डोगरे हैं उनको उनका घर वापस दिला, इन लोगों को वहां से खदेड़ो। अगर आप वो कर सकते हो तो लो, नहीं तो मत लो। आय को दो बियॉन्ड इट। अगर इंडिया को सॉर्ट आउट करना है, कभी पोजीशन में आता है लेने के, तो आपको रीसेटलमेंट करनी पड़ेगी। भारत के अंदर से हर जगह से लोगों को, इतनी बड़ी आबादी नहीं चाहिए आपको जो सीआरपीएफ के हैं या जो भी सेंट्रल फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं 40 में हैं, उनको आप जिनको आप देना चाहते हो, जो इजराइल करता है, या जिस तरह अमेरिका ने एक टाइम पे लैंड ग्रांट्स करके पूरा वेस्ट सेटल कर दिया था, तो यू विल हैव टू डू समथिंग लाइक दैट। एंड also a lot of them from Mirpur will run away to Pakistan also. तो बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप करना चाहो, but it is very high. This is Gilgit Baltistan, it's not POJK. POJK is a very difficult problem. It will become a problem for India, जैसे अभी वो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बन चुकी है। जी, पर अब इसमें आपको क्या लगता है, लास्ट पार्ट में आता हूँ, कि जैसे आपने कहा कि बलूचिस्तान में आपके अनुसार भारत बहुत नहीं कर रहा, अफगानिस्तान में भारत बहुत कर रहा है, अफगानिस्तान को आर्म करने में। पीओ के इस पूरे रीजन में आपको क्या लगता है भारत अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है? क्योंकि यूके के पार्लियामेंट में ये सवाल उठ रहे हैं, नॉट दिस वन, यूके के पार्लियामेंट में वहां पे सवाल उठ रहे हैं। एमपीज, 30 एमपीज पाकिस्तान जो सिविलियन किलिंग्स कर रहा है उठा रहा है, पर भारत से आपने कोई ऐसी ग्रैंड स्टेटमेंट्स नहीं सुनी, कोई ग्रैंड। बताता हूँ उसका कारण, एक मिनट मैं उसका कारण बता देता हूँ यूके का। इट्स अ स्मॉल क्वेश्चन, यूके के साथ इसको भी आंसर करना। डू यू थिंक भारत इज मेकिंग अ ट्रिक टू cast attention here and then build a consensus, or at least tell the world that this is happening and we may need to do something about it? No, look, personally I think India it has got a legitimate claim on POJK territory. POK बोल के कुछ है नहीं, क्योंकि कश्मीर तो है ही नहीं उधर। कश्मीर का जियोग्राफिकल एरिया भी इंडिया के अंदर है। It's not a single straight, not a centimeter square of land is inside
Pakistan occupied territories. Okay, first of all that it's POJK is Pakistan occupied Jammu, not Kashmir. Secondly, मैंने बताया आपको मीरपुरी जो हैं, they are by the way 40% of the Pakistani population in the UK. तो आपको पता है ना कि पाकिस्तानी वोट बैंक पे ये तंत्र चलता है यूके में। तो अगर आपको अपीज करना है तो आप क्या मीरपुरियों को अपीज नहीं करोगे? आप सबसे पहले उनको अपीज करोगे, इवन मोर देन द पाकिस्तानीज, ऑलराइट, अदर पाकिस्तानी। सो अभी यूके में जो सवाल उठे हैं ना, वो इसलिए उठे हैं, वो जो नजर आते हैं ना कि फलाना अमुक सिटी में ये मेयर बन गया, दूसरे में ये मेयर बन गई, वो सारी मीरपुरी हैं, पाकिस्तानी पंजाबी नहीं है वहां पे। कुछ हैं, सादिक खान है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन बाकी नहीं पहुंच गए वहां पे। थोड़ा ऑफ ट्रैक, बट बिकॉज़ यू स्टेड, इतने कैसे पहुंच गए मीरपुरी, इतनी छोटी आबादी, 40 वो शुरू से ऐसा रहा है, शुरू से ऐसा रहा है, वो एक ट्रेंड है। आपको वहां पे बांग्लादेशी जो मिलेंगे उनका 60% सिलेटी है, सिलेट और चट्टग्राम से गए हैं वो लोग, ओके, और ये मीरपुर से गए थे फॉर सम रीजन, सम हिस्टोरिकल रीजन, मे बी बिकॉज मैंने कहा ना वहां पे कुछ उगता नहीं है, एम्प्लॉयमेंट कुछ है नहीं। इंग्लैंड वाज इंपोर्टिंग पीपल बिकॉज इट लैक्ड वर्कर्स, उनके काफी लोग मर गए थे, तो लेबरर्स चाहिए थे, तो यहां से गए थे वो लोग, उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, भारतवर्ष को ज्यादा फायदा मिलेगा बाय हाईलाइटिंग द बलूच इशू, इट्स अ बिगर इशू, इट विल आल्सो विन ब्राउनी पॉइंट्स विद द यूएस without actually aligning with the US, right? So it should highlight that. Secondly, हमें गिलगिट बालूचिस्तान को कपाक करके ले लेना चाहिए, अफगानिस्तान के साथ कंबाइन करो ना। वो लोग तो आपका वो वाखान कॉरिडोर लगता है, वाखान कॉरिडोर से एक एक्सिस बनता है which goes down via Skardu and hits our northern territory. तो हम लोग दो तरफ से अटैक करके उसको खा सकते हैं, तो वो प्लान ज्यादा बेहतर होगा। Let the Afghans attack, let them attack and we do it in support and claim our territory. शामिल गिलगिट के साथ होते होते चाइना इशू है, पाकिस्तान ने कुछ जो टुकड़ी चाइना को दिया ही हुआ है, उसके आगे भी चाइना घुसा ही हुआ है, तो वो फिर एक कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा, क्योंकि चाइना के लिए भी फिर वो सर्वाइवल के लिए, चाइना के लिए भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। No, you didn't get what I'm saying. I'm not saying India should attack. मैं कह रहा हूं कि आप अफगानिस्तान को हवा देते रहो, युद्ध और थोड़ा सा इंटेंसिफाई होता है तो वाकन कॉरिडोर से वो लोग घुसेंगे, फिर हम लोग सपोर्ट में जाएंगे और फिर ह्यूमैनिटेरियन बात होगी, फिर बोलेंगे भाई टेरिटरी तो हमारा है, चलो एक संधि करते हैं, बीच में से काट लेते हैं। सो वी एक्वायर द इंपॉर्टेंट टेरिटरीज आर इन द सदर्न पार्ट ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान। अफगानिस्तान के साथ लिंक बन गया, वाकन कॉरिडोर पे एक्सेस मिल गया, तो हमें सेंट्रल एशिया मिल गया। बात तो एक्चुअली वही है ना। सो वी गेट व्हाट वी वांट, चाइना गेट्स कंप्लीटली कट ऑफ, Sakshkam Valley जो है that also gets completely cut off. You can't, I mean, unless you go to war with China or even a limited conflict, you can't take over Sakshkam Valley. वो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर अफगानियों ने अटैक किया और हम लोगों ने सपोर्ट किया, तो ये हो सकता है जो हम कह रहे हैं, हम उनके साथ संधि कर सकते हैं, तुम्हारे अटैक को पूरा हम सपोर्ट करेंगे, आपको वेपन्स चाहिए, ये लो $2 billion, लेट रशिया सप्लाई देम विद ऑल द वेपन्स दे नीड, हो जाएगा। कितना लड़ेगी पाकिस्तान? I fully agree कि India needs to, as a power which has to expand, India needs to take some bold steps. Has to claim its territories back first, then expand. Bold steps, and उसमें ये एक immensely doable proposition है। एक इधर और एक जो चिकन स्नैक आपका बांग्लादेश का, वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए। बट एनीवेज, थैंक यू शामिक फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड कवरिंग बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पीओके। बेसिकली पाकिस्तान है स्टेट व्हिच इज कोलैप्सिंग, बट क्या कोलैप्स में भारत को क्या निकलता है उसके अंदर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज हमने डिस्कस किया, व्हिच आई थिंक व्हाट हैपेंस एंड व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ इट will be what will determine. Pakistan is brilliant for India. सिंपल, एक शॉट पे आप यूएस के पास जो एक ये हथियार था वो वीकेंड हो जाता है, चाइना के पास जो था वो वीकेंड हो जाता है, इनके जो मंसूबे हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, ये ब्रेकअप हो भी गया, यानी खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान को चला गया, पीओजेके अलग हो गया, बलूचिस्तान अलग हो गया, जो बचेगा इट इज स्टिल 75% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन वाइज दे आर स्टिल, बट टेरिटरी बिल्कुल नहीं है बचती ना, फिर टेरिटरी कम हो जाएगी, बचती नहीं। 40% वहां गया, वो बचा गया क्या, और आई डोंट नो द परसेंटेज, probably you will be left with 30% of the territory after you ये सारा चला है, 30% small, which will be very small. अभी डिसफंक्शनल है, फिर तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट सिचुएशन हो जाएगी, any which could lead to challenges also to India, I don't know,
कि वो इमिग्रेशन के. एनीवेज थैंक यू शामिक फॉर कवरिंग ऑल दिस एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ये तो जरूर है, नजर सब करते हैं पाकिस्तान पे. ऑलराइट, जय हिंद. जय हिंद सर.